तो चले आपकी एक हो रही है उत्तर आ जाता है क्योंकि मुहावरात है इनको दुरुस्त करें। अच्छा, ये लिखे मूसा पढ़े खुदा नहीं होता, ये होता है लिखे मूसा पढ़े खुद आ। अच्छा, इसमें भी एक चीज जो है ना वो गलत है, अभी सॉरी गलत नहीं है सही, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट देने वाला है इसका, और वो क्या है? लिखे मूसा। अब जैसे यहाँ पे खुदा चेंज था, ऐसे यहाँ पे मूसा भी चेंज है। इस मूसा का क्या मतलब है? हाँ, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं हो रही। लोग समझते हैं शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं हो रही। ये दो अलग अलग है, और ये ऐसे नहीं है, ये है मूसा। लिखे मूसा पढ़े खुद आ, ठीक है। अब मूसा का क्या मतलब है? ये जो मुंह है ना, मुंह जो है ये पर्शियन लैंग्वेज का एक वर्ड है। मुंह कहते हैं बाल को, बाल के जैसा बारीक, ठीक है। मुंह सा, ये सा का मतलब होता है जैसा, लिखे मुंह सा मतलब बाल के जैसा बारीक बारीक लिखे और फिर उसे खुद ही आगे पढ़े। Got it? समझ गए ऑनलाइन वाले? चले जी, तो प्रॉपर शुरू करते हैं आज का लेसन। हम बात कर रहे थे जियोग्राफी की। जियोग्राफी जब हमने करनी है तो डेफिनेटली हमने मैपिंग स्टार्ट करनी है अपने मुल्क पाकिस्तान से। तो जब हमने अपने मुल्क से मैप स्टार्ट करना है तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कश्मीर हमारी शरह है। तो हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान को ड्रॉ करना कश्मीर से, ठीक है। वर्ल्ड मैप आपने ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना स्टार्ट करना है पाकिस्तान से, पाकिस्तान को स्टार्ट करना है आपने कश्मीर से, ठीक है। अब कश्मीर जो है, मैंने कहा था इसका थोड़ा सा आपको मतलब ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको इसके बैकग्राउंड का थोड़ा सा पता हो, थोड़ा ओवरव्यू हो आपको। कश्मीर जो है आपको पता होगा हिंदू राजा था हरी सिंह, वो वहां का हुक्मरान था, ठीक है। अब वो हुक्मरान कैसे बना के उसके अबाव अजदाद ने 1846 में 1846 में जंग आजादी से पहले डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू कश्मीर जो है वो इन लोगों को बेच दिया था, ठीक है। तो अब जो है वो सारे का सारा रीजन क्या था कि सिख लोग थे वो बड़े तरीके में काफी नहीं आ रहे थे, जिसके मतलब कि उन्होंने कहा कि आप हमें वो सिख जो है वो दे, हमने पंजाब पता करना है आपको ये दे। तो कहने का मतलब ये है कि कश्मीर जो है वो 1846 से हिंदुओं की पोजेशन में चला आ रहा था, ठीक है। जिस वक्त 1947 आया 101 साल बाद, तो उस वक्त कश्मीर के अंदर, बल्कि कश्मीर से निकल है, उस वक्त बर्रे सगीर पाक और हिंद में 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, आजाद रियासतें थी। उनको कहा गया कि आप जो है वो शामिल हो जाए या तो पाकिस्तान में या फिर शामिल हो जाए इंडिया में, ठीक है। अब कहीं से भी शामिल होने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून प्लान किया था कि कोई भी जो है रियासत, कोई भी स्टेट वो किसी भी मुल्क के साथ शामिल होगी तो 3 चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा। नंबर 1 देयर रिलीजन, उनका मजहब क्या है।
जो लोग वहां रह रहे हैं, जिनमें शामिल हो रहे हैं इंडिया में या पाकिस्तान में। नंबर 2, उनकी जियोग्राफिकल अपीयरेंस के वो एग्जिस्ट कहां पे करते हैं, ठीक है, कि वो पाकिस्तान के कितने करीब हैं, इंडिया के कितने करीब है, उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहां पे कौन सा मतलब के है मुल्क, वहां इंडिया का हिस्सा होगा या पाकिस्तान का रखा होगा वगैरह वगैरह। और तीसरे नंबर पे देयर पब्लिक ओपिनियन, वहां के जो लोग हैं उनकी पब्लिक ओपिनियन दी जाएगी कि वो किसके साथ शामिल होना चाहते हैं। तो इस तरह से 559 जो रियासतें थी, 559 स्टेट, उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो तो उसमें कुछ भी खैर ऑफियर था, लोग वो कहीं ना कहीं इंडिया या पाकिस्तान के साथ ही काम कर रहे हैं। 3 जो थी रियासतें उनकी मतलब के जिस वक्त होने लगी थी अपना तकसीम, पार्टीशन होने लगी, तो उनका जो है वो इशू क्रिएट हो गया। एक थी कश्मीर, एक थी जूनागढ़, एक थी हैदराबाद दक्कन। इन सब में जो कश्मीर है वो सबसे ज्यादा वसी, सबसे ज्यादा खूबसूरत और सरसब्ज इलाका था। अब कश्मीर में जब टाइम था पार्टीशन का, तो 3 तरह की जो है वो वहां पे वो रियासतें थी, अपना 3 तरह के ग्रुपों में तकसीम थे लोग। एक था वहां का जो महाराजा है हरी सिंह, उसका ग्रुप। एक था वहां मोहम्मद अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसका ग्रुप। और एक था गुलाम अब्बास, इसका ग्रुप। अब ये जो शेख अब्दुल्ला था ये बेसिकली जरा लिबरल था और बड़ा समझदार था। तो उसने 1932 में एक जमात बनाई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, के जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग बन गई है, कांग्रेस बन गई है, वो अपने अपने लोगों के मसाइल बता रहे हैं, तो कश्मीर के मसाइल कौन बताएगा इन लोगों को। 1932 में फिर उसने इस चीज को फोकस करते हुए क्या किया, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो उसने उसकी बुनियाद रखी। और उसकी बुनियाद रखी तो वालेकुम, उसकी बुनियाद रखी उसने तो क्या किया कि उसके अंदर ये मंशूर तय किया कि जितने भी कश्मीरी लोग हैं, कश्मीरी मुसलमान हैं, उन तमाम कश्मीरी मुसलमानों का जो भी मसला मसाइल होगा उसको पॉलिटिकल फोरम पे डिस्कस किया जाएगा, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो लाया जाएगा। तो ये जमात बनाने वाले 2 लोग थे, एक शेख अब्दुल्ला और दूसरा गुलाम अब्बास। जब 2 साल गुजर गए, 1934 आ गया, तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हमें पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी भी चाहिए। अब वो हमें कैसे मिलेगी कि यार कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए तो हमने जमात बना ली है, तो जो कश्मीर के दूसरे मजाहिब हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं या कोई और लोग हैं, उनकी मतलब रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, हम उन लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। तो जो गुलाम अब्बास था उसने कहा नहीं, जिस तरह से ये कांग्रेस बनी थी, एओयू ने बनाई थी, उसमें यही था कि जी ये लिबरल जमात है, सबके लिए ऐसे है वैसे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को हुकूमत करना शुरू हो गई थी, मुसलमानों को गलत जमात बनानी पड़ी थी। तो ये आगे जाके हमारे लिए खराबियां परेशानियां पैदा करेंगे, इनको साथ लेके चलना मुनाफिक नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, लिबरल आदमी तो मैं तो सबको साथ शामिल करूंगा, इसमें हमारा पॉलिटिकल बेनिफिट भी है और इस तरह हमें फेम भी ज्यादा मिलेगा और हम वहाँ पॉलिटिकली जो है ना उस प्लेटफॉर्म पे अपना जो है वो कुछ ना कुछ बड़ी हद तक मनवा सकेंगे कि देखिए जी हम सबको नई चीज को बराबर लेके चल रहे हैं। तो इस चीज को जो है गुलाम अब्बास ने बड़ा बुरा महसूस किया। 1938 तक वो चलता रहा उसके साथ। 1938 में वो उससे अलग हो गया और उसने 1939 में सिर्फ मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमात कश्मीर बना ली, उसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो समझ लें पॉलिटिकल लीडर था, वो था पॉलिटिकल हेड था गुलाम अब्बास। ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का था अपना शेख अब्दुल्ला और तीसरा था महाराजा हरी सिंह जो वहां का हुक्मरान था। अब ये 3 जो ग्रोह हैं वो बन गए। हरी सिंह वाले कहते थे कि हम रहेंगे आजाद,
ना तो हम इंडिया के साथ मिलेंगे ना पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। जो अल्लाह आपका भला करे वो था शेख अब्दुल्ला, वो कहता था कि हम शामिल होंगे इंडिया के साथ, क्यों, वहां तरक्की के मौके बहुत ज्यादा है, ठीक है, लिबरलिज्म बड़ा ज्यादा है, हम जो है जो चाहे कर सकते हैं, हमारे पास मौके बहुत ज्यादा होंगे। और जो गुलाम बाग था वो कहता था जी हम शामिल ही पाकिस्तान में होंगे। मुसलमान है वो उन दिनों नारा चल रहा था पाकिस्तान में मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन्होंने कहा हमारे लिए पाकिस्तान से ज्यादा सेफ प्लेस कोई नहीं है, तो हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। अब वहां पे ना फूट पड़ गई, एक खाना जंगी की कैफियत जो है वो शुरू हो गई। तो कायदे आजम ने जो है वो खतूत लिखे राजा हरि सिंह को अगस्त 1947 में, और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है आपकी जो लिबर्टी है उसको नहीं छेड़ेंगे, उस पर असरअंदाज नहीं होंगे, आप अपनी मर्जी से हम आपको जो है वो ऑटोनॉमी देंगे, आप जो है अपनी मर्जी से हुकूमत चलाएंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, अपनी मर्जी का आपका स्ट्रक्चर होगा सारा, हम सिर्फ आपके बॉर्डर्स का डिफेंस करेंगे कि आप जो है ना वो लीगली हमारे साथ शामिल हो जाएंगे बस। उन्हें कहा कि मुझे सोचने का वक्त है, लेकिन वो नहीं माना, और उसने फिर रातों रात जो है वो कश्मीर जो है वो बेच दिया इनको हिंदुओं को, ठीक है ना, इंडिया को। तो कहने का मकसद ये है इस तरह से ये मामला जो है वो टूल पकड़ता गया पकड़ता गया पकड़ता गया, और आज तक जो है ये मामला नहीं सुलझा। ये इसकी थोड़े से बैकग्राउंड था। अब आ जाते हैं जूनागढ़ की तरफ। अच्छा, थोड़ा सा आपको ना वो दिखा भी दूं, छोटा अब जो ये वाला हिस्सा है ना जी सारा, ये यहाँ तक, ये सारा था कश्मीर, ठीक है। अभी इसके हिस्से बखरे हो गए हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं कैसे हुए हैं। अब नीचे यहाँ पे कुछ इस तरह से करके ना नीचे ये इंडिया, कश्मीर था यहाँ पे, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट था, इधर बांग्लादेश है, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट कहलाता था, ये कश्मीर का हिस्सा था। इस जगह पे जाके ये रियासत थी जूनागढ़ छोटी सी। अब जूनागढ़ जो है इसका जो रूलर था वो मुसलमान था, और इसकी जो अक्सरियत आबादी थी वो हिंदू थी, 80% आबादी जो है वो हिंदू थी, ठीक है। अब जैसे वहां महाराजा कहा जाता था रूलर को, यहाँ नवाब कहा जाता था। तो यहाँ का जो रूलर था उसका नाम था नवाब मोहम्मद मोहब्बत खान, ठीक है, जो कि सर शाह नवाब भुट्टो का क्लास फेलो भी था, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ था और सेंसिबल आदमी था। उसने कहा, अच्छा सर शाहनवाज भुट्टो की जहां तक बात है, शाहनवाज भुट्टो कौन था? वालिद, वालिद थे जुल्फिकार अली भुट्टो के। हाँ जी। और इसके अंदर आपने एक वर्ड है जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपको शो करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा, वो है सर का वर्ड। अगर खाली शाहनवाज भुट्टो आए इट मीन द सन ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो के बेटे का नाम भी शाहनवाज भुट्टो था। लेकिन अगर सर शाहनवाज भुट्टो आए इट मीन जुल्फिकार अली भुट्टो के वालिद का तस्करा होगा। गॉट इट? तो ये हम बात कर रहे हैं सर शाहनवाज भुट्टो के वालिद की, सर शाहनवाज भुट्टो की जो जुल्फिकार अली भुट्टो के वालिद थे। तो यहाँ पे वो जो नवाब था मोहम्मद मोहब्बत खान, उसने कहा जी मैं या तो रहूंगा आजाद
या फिर मैं शामिल होना चाहूंगा पाकिस्तान के साथ। इंडिया के साथ मैंने किसी सूरत शामिल नहीं होना। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको कहा कि आप एक अकेले शख्स को, हाउ कैन अ सिंगल पर्सन डिसाइड द फेट ऑफ द होल नेशन, एक अकेला शख्स पूरी कौम के मुस्तकबिल का फैसला कैसे कर सकता है, पूरी कौम की किस्मत का फैसला कैसे कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे ना रेफरेंडम करवाएं और ऐसे होगा वैसे होगा। तो रेफरेंडम से भी पहले ये जगह जो है ये यहाँ पाकिस्तान का सिंध है और कराची वगैरह, तो सिंध से इसका फासला जो है जूनागढ़ का ये तकरीबन 350 किलोमीटर था। तो मतलब के पॉसिबिलिटी बहुत कम थी कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए और साथ हिस्सा बनाया जाए। तो इंडिया ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना शुरू कर दिया इसको, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हथियार डाल गए और उसका हिस्सा बन गए किसका, इंडिया का। तीसरी रियासत यहाँ पे होती थी, दिस वाज हैदराबाद दक्कन। दक्कन नहीं है, ये दक्कन है। ठीक है, अब ये हैदराबाद दक्कन जो है, यहाँ पे जो रूलर था उसको निजाम कहा जाता था। हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो यहाँ का जो रूलर था उस वक्त का, उसका नाम था निजाम उस्मान अली खान। उसने कहा जी मैं या तो रहूंगा आजाद या मैं शामिल होना चाहूंगा पाकिस्तान के साथ। निजाम उस्मान अली खान। अब इस बेचारे की बदकिस्मती क्या थी कि ये घिरा हुआ था चारों तरफ से, इसके दूर दूर तक कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी, सारी हिंदू आबादी थी। ये वाहिद मुस्लिम कम्युनिटी थी और यहाँ पे लिखा गया 70% जो है वो हिंदू थे और 30% जो है वो मुस्लिम थे और रूलर जो है वो मुस्लिम था। तो इसने कहा जी मैं किसी सूरत भी इंडिया के साथ शामिल नहीं होगा, मैं आजाद रहूंगा या पाकिस्तान के साथ शामिल होगा। इन्होंने इसको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, पूरा साल इसको प्रेशराइज किया, ये नहीं माना। 1947 के एंड में जाके उन्होंने इसका मुहासरा कर लिया, एक फिर से इसको घेर लिया और कहा कि इसका ना हाँ इसकी जो दरिया नाप है उसकी आंकड़ा बंद कर दो, ना कोई दरिया नाप इसके अंदर जाए और ना यहाँ से कुछ बाहर जाए। मतलब इसको ना ऐसे समझ लेंगे वो अकेला कर रहे थे हर तरह से कि ये कुछ ना कर सके और आप फिर तंग आके ना मतलब अपने स्टाफ से पीछे हट जाए, ये मतलब हाथ खड़े कर दें कि आप जो है हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप जाहिर है हैंड टू माउथ हो गए, खाना है खाने के लिए कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। इसने कहा कि हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। इसने कहा जिस जिस चीज की कमी है उगाओ यहाँ पे, और इसकी कौम इसके साथ थी। और कहा जाता है कि ये जो निजाम उस्मान अली खान था ये टीपू सुल्तान के खानदान में से था। ठीक है, हाँ तो इसने कहा जी जिस जिस चीज की कमी है ना, जो जो जिन चीजों ने बंद कर दिया अंदर आने से, उसको यहाँ पे खुद आप जो है ना वो कल्टीवेट करना शुरू कर दो। उन्होंने अपना सेटअप बना दिया, काम चल रहा। आज जब उन्होंने देखा कि इतना मुहासरा भी किया है, इनको तंग भी किया है, हैंड टू माउथ भी कर दिया, फिर भी ये अपनी बात पे अड़े हुए हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया कि 1948 के अंदर इन्होंने इंडियन आर्मी को इसके अंदर घुसा दिया और इस मिशन का नाम रखा मिशन पोलो। पोलो खेलते हैं ना, उसके अंदर होल में गोल डालना है आपने, तो ये ऐसी समझे गोल है, इसमें गोल डालना है कि आपने आर्मी इसके अंदर जबरदस्ती दाखिल करनी है। इन्होंने फिर जबरदस्ती इसमें आर्मी दाखिल कर दी, निजाम उस्मान अली खान को शहीद कर दिया और रियासत हैदराबाद दक्कन के ऊपर कब्जा कर लिया। और रियासत हैदराबाद दक्कन उस वक्त बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, जितना हमारा सिंध है ऑलमोस्ट इतनी बड़ी रियासत हुआ करती थी। लेकिन इन लोगों ने इस पे कब्जा किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ पे हाँ मुस्लिम्स को जो है वो कम करते रहे, हिंदू जो है उनको ज्यादा करते रहे, मुस्लिम जो जगह हैं उनको पार्टीशन उनकी करते रहे और जो हिंदुओं के नाम से जगह थी उनको एनहेंस करते गए। तो आप ये देख लें, इंडियन रियासत है बहुत बड़ी, बहुत मशहूर आजकल, तेलंगाना। वो जो तेलंगाना रियासत है वो हैदराबाद दक्कन का एक हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है,
अब उन्होंने क्या किया, हैदराबाद दक्षिण को बिल्कुल इतना सा छोटा सा कर दिया और तेलंगाना को कैपिटल बना दिया इंडिया का, अपना सॉरी प्रोविंस बना दिया इंडिया का, मतलब एक स्टेट बना दी तेलंगाना, और तेलंगाना का छोटा सा पार्ट जो है वो बना दिया हैदराबाद दक्षिण। तो ये मतलब कि ना थोड़ा सा इसका था पार्टीशन का। तो कश्मीर को क्योंकि हमने शुरू करना था, थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताना जरूरी था। अब जो कश्मीर है आजकल, उसकी पार्टीशन हुई है। पहले ये पूरे का पूरा कश्मीर हुआ करता था, अब इसकी पार्टीशन हो गई है कुछ इस तरह से। अभी इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, सिर्फ कश्मीर को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अब ये सारे के सारे टुकड़े बन रहे हैं। ये वाला IIOK है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। ये वाला जो है आपका हिस्सा, ये है एजे के आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ये सियालकोट सेक्टर है जहां पे चविंडा है, जहां पे 1965 में टैंकों की लड़ाई हुई थी। ठीक है, ये वाला हिस्सा जीबी है, गिलगित बल्तिस्तान। इसका पहले नाम था अपना फाना, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्दर्न एरिया, फाना। ठीक है, 2010 में 18वीं तरमीम की गई आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में बाय आसिफ अली जरदारी, और इसका नाम फाना से तब्दील करके जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान रख दिया गया। ठीक हो गया। ये वाला हिस्सा है, ये एक्साइचेन के साथ है। एक्साइचेन वो एरिया कश्मीर का जो 1962 में 3 जून 1962 को साइनो इंडिया वॉर हुई थी, जिसके तहत ये वाला हिस्सा जो है वो चाइना ने इंडिया से छीन लिया था, और अब इस हिस्से के ऊपर किसका कब्जा है जी, चाइना का कब्जा है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है, ये ब्लैक एक डॉट बना हुआ है, ये शेक्सगम वैली है। ये 1949 में पाकिस्तान में कुछ चाइना के हवाले कर दी थी। एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मतलब कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और दूसरा यहाँ पे ज्यादा जो है वो चाइनीज कम्युनिटी जो इस तरफ है, जैसे बुद्धिस्ट है, नॉन मुस्लिम ज्यादा वो लोग भी थे, तो उन्होंने उसके हैंड ओवर कर दिया था, चाइना को गिफ्ट कर दिया था इन शॉर्ट। ठीक है, तो अब अगर इसकी पार्टीशन देखें तो 15% जो कश्मीर है ये है चाइना के कंट्रोल में, और 55% कश्मीर जो है ये है इंडिया के कंट्रोल में। ठीक है जी, 30%। हाँ ठीक है, ये 50 है, ये 35% है। 35% जो है ये है पाकिस्तान के कंट्रोल में। अब जो कश्मीर का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। तो अब इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। पाकिस्तान आप जब भी ड्रॉ करते हैं कश्मीर से शुरू करते हैं, कश्मीर आप जब भी ड्रॉ करते हैं आप जीबी से शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से जो है कि कश्मीर का मैप है, इसके अंदर ये इस तरह सारा कुछ इस तरह से भी। अब इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है सियालकोट सेक्टर।
ये वाला कहलाता है एजे के, जो कि पाकिस्तान के पास है, आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला कहलाता है कि जीबी आपका गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है जी। ये वाला जो है ये कहलाता है शेक्सगम वैली। ये वाला जो है आपका ये कहलाता है सियाचिन। यहां पे करके जो है ये है कारगिल, ठीक है। ये वाला जो है ये है एक्साइचन, और ये वाला सारा जो है ये बड़े वाला हिस्सा ये है IIOK, मकबूजा जम्मू कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये कुछ इस तरह से अब इसके टुकड़े हो गए, वरना पहले ये पूरा एक ही टुकड़ा हुआ करता था पार्टीशन के बाद। जी पाकिस्तान के पास है, यही तो मैंने बताया। फिर प्लीज मैप को रिपीट कर दें। ये जो दो हिस्से हैं ना ये पाकिस्तान के पास है, तो ये जो 35% जो है पाकिस्तान के पास, उसमें जीबी भी इन्वॉल्व हो, उसमें जीबी इन्वॉल्व है ना। जीबी एजे के और सियालकोट सेक्टर इसके समेत जो है वो 35% है, ठीक है। और ये यहाँ पे शेक्सगम वैली और एक साइचन इसको मिला के 15% है, और ये IIOK जो है ये 50% है। इसमें IIOK में ये जो कारगिल है, कारगिल का भी कुछ हिस्सा हमारे पास है। ये जो कारगिल है ना ये मैंने थोड़ी यहाँ ड्रॉ किया लाइन, ये जो बिल्कुल बॉर्डर है ना जीबी का और IIOK का, इसके साथ यहाँ पे करके ऐसे है। इसका 40% ये पहले इसका जो है ओवरऑल कंट्रोल हमारे पास था। ये ऐसे समझे कि IIOK का सबसे ऊंचा पॉइंट है, ठीक है। इसका फुली कंट्रोल हमारे पास था, और इसके अंदर क्या हुआ था कि आपको पता होगा जब कारगिल वॉर हुई थी तो इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया था उसको। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से कहा था कि आप अपनी फौजें वापस हटा लें, तो जब वो फौजें वापस हटा रहे थे तो इन्होंने पीछे से पलट के फायरिंग कर दी थी, जिससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो किसका मुख्तसर ये पहले 80% पाकिस्तान की पोजीशन में था और 20% इंडियन पोजीशन में था। अब 60% इंडियन पोजीशन में है और 40% अभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये जो कारगिल है, खाली इसको इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता, ऊंचा पॉइंट है, तो कश्मीर की हर तरह की नकलो हमल जो है हरकत है उसके ऊपर नजर रखने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। समझ गए हैं जी? यहां तक कोई इशू? कंटिन्यू करें आगे। अच्छा, अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है ना कि इसके कहां कहां क्या होगा। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के इस तरफ हम डायमेंशन देखें तो आपको पता ही होगा ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो कश्मीर के वेस्ट में यहाँ पे क्या है जी? पाकिस्तान, ठीक है। और इसके नॉर्थ में क्या है जी? चाइना। और इसके ईस्ट में भी चाइना। ये यहाँ से ये वाली जो लाइन है ये इंडिया की जा रही है, यहाँ से ये यूं हो जाएगा इस तरह से। अभी बनाया था ये इंडिया शुरू हो जाएगा जी। हाँ, साउथ ईस्ट में इसका जो है वो इंडिया आ जाता है सारा अपना। फिर उसके बाद इसके साउथ में भी सारा इंडिया, ये सारा आ जाएगा। हाँ, अगर इसके आप नॉर्थ वेस्ट की बात करें, यहाँ पे ये कुछ हिस्सा ये इसका अफगानिस्तान लगता है, नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा। साउथ एशिया का पार्ट है, साउथ एशिया का पार्ट है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब जरा हम बात करते हैं इनके एरियाज की। जो जीबी है इसका एरिया नोट कर लें, 72,971 स्क्वायर किलोमीटर है। 72971 स्क्वायर किलोमीटर। नाइन 771 स्क्वायर किलोमीटर जीबी का। और जीबी के बारे में मैं फिर आपको बता रहा हूं, नोट कर लें अपने पास। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि जी जीबी का नाम कौन सी
अमेंडमेंट के तहत जो है वो आपने फाना से तब्दील करके जीबी रखा था, 18th अमेंडमेंट। और 18th अमेंडमेंट कब हुई थी? 2010 में हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी, आसिफ अली जरदारी ने एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है जी। और दूसरा फाना का एब्रीवेशन याद रखना है आपने, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्दर्न एरियाज। ये पूछ लेते होते हैं पेपर में। अच्छा जी, इसके बाद पाकिस्तान के पास जो दूसरे वाला हिस्सा है एजेके, इसका एरिया है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। 13,297। 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। सर प्लीज रिपीट कर दें। क्या सर ये जो आपने कहा एजेके का एरिया, आजाद जम्मू एंड कश्मीर का एरिया 13,297, 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक हो गया, थैंक यू। ओके। उसके बाद IIOK, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। अच्छा, अब ये जो IIOK है ना, इसको भी उसने फर्दर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, कुछ इस तरह से करके। एक हिस्सा लद्दाख, एक हिस्सा जम्मू। ये वाला हिस्सा लद्दाख है, ये वाला हिस्सा जम्मू है जी। हाँ, तो वो उसी के अंदर आ जाता है ना, जम्मू के अंदर। जम्मू में। अच्छा, दो इसके मेजर पार्ट उन्होंने बता दिए, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जो है उसका इन्होंने एरिया जो है वो है 59,146 स्क्वायर किलोमीटर। 59,146 स्क्वायर किलोमीटर। लद्दाख नहीं, ये मैंने आपको जम्मू का एरिया बताया है। हाँ, चेंजेस आते हैं ना इसके अंदर। अब फॉर एग्जांपल इसका जो एरिया है इसके अंदर श्रीनगर शामिल नहीं है, श्रीनगर का जो एरिया है वो शामिल नहीं है, और एक दो छोटी छोटी चीजें हैं वो शामिल नहीं है। तो ये जनरल जो है ना, जनरल पर्सपेक्टिव में वो आपको बता रहा हूं। जम्मू, लद्दाख का है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर, 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको वैसे ही बता रहा हूं, इसके बारे में, ये एरियाज के बारे में पूछता नहीं है कभी। ये सिर्फ आपको ना एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसके बारे में पूछता है वो। एक्साइचन है जो एक्साइचन जो है इसका एक्चुअल एरिया अभी पता नहीं है मुझे, ये मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह बता दूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जिसके बारे में पूछता है। एक तो इसके सराउंडिंग का मैंने आपको बता दिया, एरिया का बता दिया। क्वेश्चन पूछता है किस सन तक कारगिल जो है, सॉरी सियाचिन जो है वो फुली कंट्रोल में था पाकिस्तान के। सियाचिन ग्लेशियर वाज फुली अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान टिल 1984। सियाचिन ग्लेशियर जो है 1984 तक पाकिस्तान के कब्जे में था। 1984 में इंडिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलिंक्विश किया, और अब 60% जो है वो किसके पास है? इंडिया के पास है ये भी, और 40% जो है वो हमारे पास है। सियाचिन भी, हाँ जी, कारगिल भी ऐसे ही है। अच्छा, शेक्सगम वैली जो है, जो हमने गिफ्ट की थी, उसका एरिया कितना है? 5180 स्क्वायर किलोमीटर। ये वाला जो है शेक्सगम वैली 5180, 5180
स्क्वायर किलोमीटर। शेक्सपियर वैली जो है 5180 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कारगिल का एरिया कितना है? 2.14 स्क्वायर किलोमीटर ओनली। सिर्फ 2.14 स्क्वायर किलोमीटर है। 2.14 स्क्वायर किलोमीटर ओनली कारगिल का एरिया। ठीक है। अच्छा, सियाचिन का एरिया जो है वो कितना है टोटल? नो, 70 के तो बहुत ज्यादा है यार। क्या इससे बहुत ज्यादा? वो आप बॉर्डर लेंथ बता रहे हो जो उसके साथ टच होती है। टोटल एरिया इसका 2500 स्क्वायर किलोमीटर है, 2500 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है अक्सर, सियाचिन के लफ्जी मायने क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सियाचिन? ना मिलता जुलता है आपके नाम से। वाइल्ड रोज, वाइट फ्लावर नहीं, वाइल्ड रोज, जंगली फूल नहीं, जंगली गुलाब। सियाचिन का मीनिंग होता है जंगली गुलाब, वाइल्ड रोज। हाँ जी। अच्छा जी, तो ये तो था थोड़ा सा आपका कश्मीर के बारे में। अच्छा, तो ये अगर लिखना चाहे एक साइचन का एरिया तो लिख लें 38,850 स्क्वायर किलोमीटर है। 38,850 स्क्वायर किलोमीटर, ये मुझे पता नहीं था लेकिन एक जगह नोट किया हुआ था, वो मिल गया मुझे। एक्साइचन 38,850, 38,850 स्क्वायर किलोमीटर। अब जनाब इसको इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान। मेरा पर्पज है आपको समझा दूं थोड़ा सा। कुछ इस तरह से भी मैथ है हमारा। अब इसके अंदर ये वाला एरिया तो आप समझ चुके हैं, इसकी तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये है कश्मीर। ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड प्लेन। दिस वन इज बलोचिस्तान। दिस वन इज केपीके एंड दिस इज पंजाब। ठीक हो गया जी? ये कश्मीर हो गया, ये वाला आपका केपीके हो गया, ये पंजाब हो गया, ये सिंध हो गया और ये बलूचिस्तान। ठीक है जी? अब ये आपको पता ही होगा
कि यहां पे आपके पास है अफगानिस्तान, यहां पे आपके पास है चाइना, यहां पे आपके पास आ जाता है इंडिया, ठीक है, और यहां पे आपके पास आ जाता है 24 डिग्री पैरेलल लाइन, नीचे इंडियन गुजरात, ये वाला आपके पास क्या आ जाता है, हाँ जी, इसको कोस्टल लाइन कहते हैं, इसके नीचे अरेबियन सी है सारे का सारा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा आपके पास क्या है, ईरान, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि पाक ईरान बॉर्डर जो है उसका नाम क्या है, ताफ्तान बॉर्डर भी कहते हैं, सिस्तान है इसका बेसिक जो वर्ड है ना, SISTAN, सिस्तान बॉर्डर, ठीक है। और पाक ईरान बॉर्डर की लेंथ कितनी है जी, फिर सोच लें, फिर सोच लें, 595 जो है वो पाक चाइना बॉर्डर की लेंथ है, इसकी 805 लेंथ है, 805 किलोमीटर लेंथ है सिस्तान बॉर्डर की, ठीक है। ये डिपेंड करता है अगर कहीं जियोग्राफिकल चेंजिंग आती है थोड़ी, वो उसकी वजह ये है कि आजकल हम सारे स्कॉलर बने हैं ना, जिसका जो दिल करता है वो गूगल पे अपलोड कर देता है, ठीक है ना, तो ऑथेंटिसिटी जो है वो नहीं रह गई ना, ऑथेंटिसिटी का कोई मेयार रह गया है, जिसने जो जहां पढ़ा उन्हें उठा के अपलोड कर दिया, अब जो रीडर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार एक चीज के 4 आंसर दिए हैं, कौन सा वाला लिखूं मैं, ठीक है। और ये वाला जो बॉर्डर है पाक ईरान बॉर्डर, अपना सॉरी पाक अफगान बॉर्डर, ड्यूरेट लाइन, इसकी लेंथ कितनी है 2252 किलोमीटर एग्जैक्ट लेंथ, इसके बारे में भी चेंजिंग है लेकिन आपने चेंजिंग पे ध्यान नहीं करना है। अच्छा जी, इसी तरह से ये वाला जो बॉर्डर है पाक चाइना बॉर्डर, इसको क्या कहते हैं, चाइना पाकिस्तान फ्रंटियर लाइन, ठीक है, और इसको लेंथ इसकी कितनी है 595 किलोमीटर 595, और ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट रेड क्लिफ लाइन, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो लाइन है, इसकी लेंथ कितनी है जी 300 समथिंग ओवरऑल, अगर आप जनरली जनरली जो आप कंसीडर करते हैं इसको क्या कंसीडर करते हैं 3320 है, 1600 कौन कह रहा था बताएं, कोई और बताना है, इसके अंदर ना 3 हिस्से शामिल है, ये इंडियन गुजरात वाला हिस्सा 24 डिग्री पैरेलल, ये वाला लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सारा कुछ जो है ये मिला के उसकी बनती है तकरीबन 3000 किलोमीटर, आप हाँ 29 समथिंग है तकरीबन कह सकते हैं आप, तकरीबन 3000 किलोमीटर जो है वो इसकी बनती है, ये सारी की सारी रेड क्लिफ लाइन का। अब ये वाला जो हिस्सा है कोस्टल लाइन, ये हमारी है 1048 किलोमीटर, 1048 किलोमीटर, ये जो हमारे पास ये वाला एरिया है यहां से लेके यहां तक, इसकी बात कर रहा हूँ, ये 1048 किलोमीटर है, तो ये टोटल 1000 कौन सी ये सेंट्रल तो लगेगी नहीं नहीं, वो यहां तक तो आप सीरिया में कंसीडर कर रहे हो ना इसको, ये यहां से नीचे जहां जहां समंदर है ये वाली लाइन इसको कोस्टल लाइन कहते हैं, ये 1048 किलोमीटर है, नहीं 1048 का किसका है, हाँ अच्छा जी। उसके बाद ये चीजें आपने देख ली,
लिखा मैंने खुद नहीं था क्योंकि यहाँ अभी बड़ा कुछ ड्रॉ होना है। समझ में आई यहाँ तक? आगे चले जी। अच्छा सर काइंडली इनके बॉर्डर जो हैं उनको रिपीट कर दें प्लीज, पाकिस्तान बॉर्डर और बाकी जो है। ये मैंने आपके सामने लिखा है, बताया भी है। ये वाला जो है इसको कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, पाक अफगान बॉर्डर को। जो पाक इंडिया बॉर्डर है इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये पाक चाइना बॉर्डर है, इसको चाइना पाकिस्तान फ्रंटियर लाइन कहते हैं। और ये वाला ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर है, इसको सिस्तान बॉर्डर कहते हैं। ये जो है इसकी आपके सामने लिखा हुआ है 805। और ये वाला जो है ये कोस्टल लाइन है, इसके नीचे अरेबियन सी है। ठीक है जी सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। एक और चीज जिसके बारे में वो पूछता है, व्हाट इज वाखान स्ट्रिप और वाखान कॉरिडोर? यस। अब यहां पे करके ना इस तरह से, ये जीबी के ऊपर इस तरह से करके ऐसे जा रहा है। ये अफगानिस्तान है और यहाँ पे ये एक कॉरिडोर है अफगानिस्तान का वो हिस्सा जो कनेक्ट करता है पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। यहाँ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो कंसीडर होते हैं और पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में आता है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान का वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन कंट्रीज से मिलाता है वो कॉरिडोर कहलाता है। और वहां पे ये वाला जो हिस्सा अफगानिस्तान की जगह है इसको कहते हैं वाखान। तो ये वाखान स्ट्रिप या वाखान कॉरिडोर है जी, गेटवे है विच कनेक्ट्स पाकिस्तान विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और कौन सा इमीडिएट कंट्री है आफ्टर वाखान जिसके साथ पाकिस्तान इसको मिलाता है? दैट इज ताजिकिस्तान। हाँ जी, अफगानिस्तान के बाद ताजिकिस्तान आता है, उसके साथ पाकिस्तान जो है उसको कनेक्ट करता है ये वाखान कॉरिडोर जो है। तो ये पूछा जाता है अक्सर पेपर में। क्लियर है जी? किसकी वो भी आइडिया नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा या मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगा। वैसे आपके याद रखने के लिए सिर्फ इतना काफी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कौन सी स्ट्रिप है या वो कौन सा कॉरिडोर है या गेटवे है which connects Pakistan to the Central Asian countries। आपके लिए इतना इनफ है क्योंकि ये जो जीके होता है ना इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं रेलिवेंट और कुछ होती हैं इररेलिवेंट। इररेलिवेंट चीजें अगर आप कलेक्ट करते जाओगे अपने लिए तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपने विद इन द प्रीमिसेस रह के जो है वो आपने क्या करना है, अपना टारगेट अचीव करना है। तो उसके लिए इतना काफी है जितना पूछा जाता है। पूछा सिर्फ ये जाता है एग्जामिनेशन में कि ये जो वाखान स्ट्रिप है ये किसका पार्ट है और ये पाकिस्तान को किससे कनेक्ट करता है और जो नेक्स्ट कंट्री है सेंट्रल एशियन कंट्री उसका नाम क्या है। तो दैट इज इनफ फॉर यू। ठीक है जी? अच्छा जी, यहां तक देख लिया आपने? बोले हैं टाइम कम है आगे। जी वो तो ये सारी की सारी है ना पर, हाँ ये वाली लाइन ये सारी ये 24D की पैरेलल में आती है। कल भी आपको लेक्चर के दौरान बताया था यहाँ पानी है थोड़ा सा जिसको इन्होंने बराबर तकसीम करके इसको 24D की पैरेलल कहा है। यहाँ पे कराची है, सिंध है और नीचे इंडियन गुजरात है। ठीक है जी? अच्छा जी, अब इसके बाद हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो है थोड़ी लेंथी। ठीक है कि एक तो हमने 3 चीजें इसमें डिस्कस करनी है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। एक हमने इसकी माउंटेन रेंजेस डिस्कस करनी है, एक हमने इसके रिवर्स सारे के सारे डिस्कस करने हैं और उनकी लेंथ कहां से निकल रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उनकी लेंथ क्या है, उनके नाम क्या है वगैरह वगैरह। और तीसरी चीज है इसके डेजर्ट्स। तो क्योंकि हाँ कोई फेमस डैम उस पे
मिरानी डैम बना हुआ है, तरबेला बना हुआ है, मंगला बना हुआ है, वो किस चीज पे बने हैं? सिर्फ फेमस जो है जो कि पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो अभी हम इसको जो है वो नेक्स्ट पे रखेंगे। फिलहाल हम इसको करेंगे अपना डेजर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ये बर्डन ना क्रिएट हो। क्यों? जो आप डेली बेसिस पे पढ़ के जा रहे हैं उसको आपने लर्न भी करना है, ठीक है? तो अगर आ जाती है डेजर्ट्स की बात, तो पाकिस्तान में कुल कितने सहरा हैं? कोई बता सकता है? यस, देयर आर 5 डेजर्ट्स इन पाकिस्तान। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अच्छा, अगर फिजिकल अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जियोग्राफिकल या फिजिकल अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो पाकिस्तान में 3 डेजर्ट्स हैं, ठीक है? अगर उसकी अपना डिवीजन देखें, एरिया वाइज डिवीजन देखें, तो फिर वो 5 बन जाते हैं, ठीक है? बेसिकली 3 है, थर, थल और खारान। वो थर को आपने जो है ना थर्ड डेजर्ट, उसको आपने जो है वो डिवाइड किया हुआ 3 हिस्सों में, 3 हिस्से वो बन जाते हैं, चौथा खारान और 5वां थल। अच्छा, तो एक तो ये तो हमने जब भी बताना है हमने एरिया बेस पे जो डिवीजन हुई है उसी के अकॉर्डिंग बताना है। तो अगर कोई पूछे पाकिस्तान में कितने डेजर्ट है, तो आपने यही कहना है कि 5 डेजर्ट है। ये पहला क्वेश्चन। सेकंड, इसके बारे में जो पूछा जाता है कि नो, हाउ मेनी डेजर्ट्स एग्जिस्ट इन पंजाब? पंजाब में कितने डेजर्ट है? गुड जी, ये हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ वन बाय वन ना एक वन लाइनर दे रहा हूं, ताकि आपके माइंड में एक वो कॉन्सेप्ट जो है वो बैठ जाए। हमारा मकसद है आपको क्रैम ना करना पड़े, वन लाइनर की फॉर्म में ना छोटी छोटी चीजें बना के आपके माइंड के अंदर इम्प्लांट कर दी जाए, ताकि आप क्रैमिंग से बच जाए और इस तरह की चीजें आपको भूलेंगे, ठीक है? सेकेंडली, वो पूछता है बलूचिस्तान में कितने डेजर्ट है? जी, अभी पहले भी गाया किसी ने, वो कौन था? अच्छा, और 2 ही गए हैं किसी ने, वो कौन है? लास्ट वन। आपको क्या लगता है कितने डेजर्ट है बलूचिस्तान में? ये क्या कोई? गुड, एक है। अच्छा जी, सिंध में कितने डेजर्ट है? 1 2 1 1 8 फिर सोचते 3 कहां से आते हैं? अच्छा, केपी में कितने डेजर्ट है? ये पूछे जाते हैं पेपर में क्वेश्चन। हाउ मेनी डेजर्ट्स आर इन केपी के? 1 2 3 4 ये ऑप्शन होते हैं, कौन सा है? नन ऑफ दीस। कोई भी नहीं है सर। नहीं नहीं, डेजर्ट नहीं कैसे? केपीके में याद रखिएगा, केपीके और जीबी में कोई डेजर्ट नहीं है। उसको डेजर्ट नहीं कहेंगे, उसको नहीं कहेंगे। केपी और जीबी, जब भी इनकी बात है तो आपने कहना देयर इज नो डेजर्ट एग्जिस्ट इन केपी एंड जीबी, ठीक हो गया? देयर आर ओनली 5 डेजर्ट्स, जिसके अंदर से 2 जो हैं वो किसके अंदर है? पंजाब में, 2 सिंध में और 1 बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है? और अब हम उनको देखेंगे कि उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो किस तरह से है, ठीक है? अब ये देखें, ये पंजाब का हिस्सा है, इसको कहते हैं बहावलपुर। इसके साथ साथ ये डेजर्ट है जो कि सिंध में एंटर हो रहा है, ये सारे का सारा ये डेजर्ट है, ठीक है? ये जो डेजर्ट है कि यहां तक आपको पता है पंजाब का एरिया, और यहां पे ये क्या स्टार्ट हो रहा है? सिंध स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो डेजर्ट है ये जब तक पंजाब में रहता है बहावलपुर के अंदर सिंध के बॉर्डर तक, तब तक इसका नाम क्या है? जी, चोलिस्तान। और जब ये सिंध में एंटर होता है यहां तक, सिंध में कौन सा एरिया आता है जहां पे इसका नाम चेंज हो जाता है? सिंध में एंटर होते ही यहां पे है मीरपुर खास। मीरपुर खास पे जब ये एंटर होता है तो इसका नाम चेंज होके हो जाता है नारा, NARA, नारा डेजर्ट, ठीक है?
और उसके बाद नारा को क्रॉस करके जब ये नीचे थरपारकर में एंटर होता है तो वहां पे इसका नाम आ जाता है थर। ठीक है, और इन तीनों को मिला के ये पूरे का पूरा, इन तीनों को मिला के इसको कहते हैं ग्रेटर थर डेजर्ट। समझ गए जी? एक बार फिर देख लें, ये जो ग्रेटर थर डेजर्ट है इसको 3 हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया उन्होंने। पहला हिस्सा जब ये पंजाब के अंदर जिला बहावलपुर में होता है, इसको हम कहते हैं चोलिस्तान। जब उसको क्रॉस करके आगे ये सिंध में एंटर होता है तो सिंध का शहर मीरपुर खास, वहां से ये गुजरता है तो वहां इसका नाम चेंज होकर हो जाता है नारा डेजर्ट। और वहां से मजीद जब ये आगे जाता है थरपारकर में तो वहां इसका नाम हो जाता है थर डेजर्ट। ठीक है, और इन तीनों को मिला के बनता है द ग्रेटर थर डेजर्ट। क्लियर है जी? अब इसके बाद ये वाली जो जगह है, ये भी एक डेजर्ट है बलोचिस्तान में, और इसका नाम क्या है जी? खारान डेजर्ट। ठीक हो गया। और एक ये यहां पे पंजाब में डेजर्ट है नियर केपी के बॉर्डर, इसको हम कहते हैं थल। तो ये टोटल 5 डेजर्ट हैं जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका एरिया जो है वो हम नोट कर लेते हैं। खारान का जो एरिया है वो 48,051 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है जी। और थल जो है, थल सबसे छोटा डेजर्ट है, 113 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, और जो हमारा ग्रेटर थर डेजर्ट है 2,38,254 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। क्लियर है जी? एक बार फिर देख लें, जो ग्रेटर थर डेजर्ट है ये 3 हिस्सों में तकसीम है, चोलिस्तान, नारा और थर, और इनका टोटल एरिया जो है वो 2,38,254 स्क्वायर किलोमीटर है। देन उसके पास हमारे पास खारान डेजर्ट है जो कि किस करता है बलोचिस्तान में, उसका टोटल एरिया 48,051 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर पूछ ले सबसे छोटा डेजर्ट पाकिस्तान का जो है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कि थर डेजर्ट, और उसका टोटल एरिया है 113 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है जी यहां तक? चलें आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन वाले समझ आ गई है? जी सर। जी नहीं, ओवरऑल ये थर ही है ना, क्योंकि बेसिकली ये तो हमने समझाने के लिए उनकी फर्दर डिवीजन की है कि ये किस किस हिस्से में तकसीम है। वो थर कहेंगे, हम कहेंगे थर डेजर्ट सबसे बड़ा है, सबसे छोटा पूछते होते हैं नॉर्मली। ठीक है, सबसे छोटा जो है वो आपका थल है जी। ऑनलाइन वाले जी सर सर पूछना था कि जो 18th अमेंडमेंट हुई है ये कौन सी ईयर में हुई है? 18th अमेंडमेंट जो हुई है वो 2010 में हुई है, और ये करने वाले थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी। और उन्होंने जो है इसके जरिए क्या किया था कि फाना जो है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्दर्न एरिया, उसका नाम तब्दील करके जीबी कर दिया था, गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, और इसके अलावा भी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें 58(2)B का खात्मा हुआ था, प्रेसिडेंशियल सेटअप को पार्लियामेंटेरी सेटअप के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया था। मतलब ये दुनिया का वाहिद सदर है जिसने सदर होके अपनी तमाम तर पावर्स जो है वो पार्लियामेंट को सौंप दी थी खुद। मतलब उस जब ये प्रेसिडेंट बने उस वक्त पाकिस्तान में ये रूल था कि जो प्रेसिडेंट है सारी पावर्स उसी के पास होंगी, मगर इसने बीइंग अ प्रेसिडेंट अपनी सारी पावर्स जो है वो दे दी पार्लियामेंट को। वो उसने मतलब कि
हाँ वो सारी की सारी पावर्स जो उन्होंने पार्लियामेंट को देके पार्लियामेंट्री सेटअप जो है वो बना दिया। इसलिए भी ये अमेंडमेंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कहते एक जरदारी सब पे फारिश। तो ये होता है कि बादशाह के पास सारे इख्तियार आते हैं और वो बादशाह बन के अपने सारे के सारे इख्तियार जो है वो किसी दूसरे को दे दे। सबसे जी ऑनलाइन वाले क्लियर है? जी सर। और सर ये जो हमारी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अब तक कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और जो लास्ट हुई है वो कब हुई है? इसमें अब तक 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और जो लास्ट अमेंडमेंट हुई है वो हुई है आई थिंक 2018 में, शायद 17 या 18 में हुई है। वो हम कॉन्स्टिट्यूशन इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके अंदर ना आफ्टर जियोग्राफी, तो वो उसके अंदर आपको क्लियर कर लेंगे। फिलहाल आप ये याद रखें 26 अमेंडमेंट्स हुई हैं इसके अंदर, ठीक है? जी सर, थैंक यू।